नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पिछले हमने 2 लेसन में क्या क्या पढ़ा। हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और फिर सेकेंड लेसन में क्या पढ़ा था, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेसन में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे फीचर्स है। फंडामेंटल राइट्स भी एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फीचर्स दिए हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वन है फेडरलिज्म। तो ये क्या होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल सिस्टम। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसने क्या प्रोवाइड किया है हमें, फेडरल सिस्टम। हमारे यहाँ पर कैसा सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है। अब ये फेडरल सिस्टम होता है क्या है, देखिए, जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल्स पे होती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और फिर सेकेंड नंबर पे आता है स्टेट गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे इंडिया की सरकार होती है वो, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट मतलब जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट दूसरी है, उत्तर प्रदेश की दूसरी है, वैसे ही बिहार की बात करें तो वहाँ की अलग है, राजस्थान की बात करें तो वहाँ की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, ठीक है। तो स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरे इंडिया को संभालती है, पूरे इंडिया की सरकार, वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप इन शॉर्ट ये समझ के रखो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द सिस्टम ऑफ रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री कोऑपरेटिवली बाय द गवर्नमेंट्स एट 2 लेवल्स मेकिंग लॉज अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फेडरलिज्म, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि फेडरलिज्म की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जो हमारा इंडिया है यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज है और पॉपुलेशन भी कितना ज़्यादा है, तो एक अकेली सरकार मिलके कैसे पूरे देश को संभाल सकती है। इतना इजी नहीं होता है देश को संभालना, इसलिए उन्होंने क्या किया है, स्टेट वाइज भी गवर्नमेंट को बनाया है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फेडरलिज्म समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स फॉर मेकिंग लॉज बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सब्जेक्ट्स वाइज डिवाइड कर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट किन 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 सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है। इसके लिए 3 लिस्ट है। तो फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो इसमें टोटल 97 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। और सेकेंड लिस्ट आता है यहाँ पर स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो इसमें टोटल 66 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, ठीक है। और एक और लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर दोनों गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती हैं, ठीक है। और अगर कोई सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं आया है तो फिर उस सब्जेक्ट के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है लॉज बनाने का, ठीक है। तो दीज पावर्स आर टर्म एज रेसिड्यूरी पावर्स। तो ये जो पावर है इन्हें हम क्या कहते हैं, रेसिड्यूरी पावर्स कहते हैं, ठीक है। हु डील्स विथ व्हाट सब्जेक्ट्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन, सब्जेक्ट्स विद द यूनियन गवर्नमेंट। कौन कौन से सब्जेक्ट्स, डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, वॉर एंड पीस, करेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेट्रा। मतलब ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो लॉज बना सकती है, ठीक है। इनके बारे में कोई भी डिसीजन लेना हो तो इनके बारे में डिसीजन कौन ले सकता है, यूनियन गवर्नमेंट। फिर यहाँ पर सेकेंड में सब्जेक्ट्स विथ द स्टेट गवर्नमेंट। अभी इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। फिर यहाँ पर थर्ड है सब्जेक्ट्स विथ बोथ द गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, पर्सनल लॉ, एजुकेशन एक्सेट्रा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो वो 7 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इनको याद करके रखिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछे कि 7 यूनियन टेरिटरीज के आप नाम बताओ, ठीक है। तो आप नाम याद करके रखिएगा। देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, देखिएगा यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड एंड लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये 7 यूनियन टेरिटरीज हैं।
फिर अभी यहाँ पर नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्या होता है? The Indian Constitution has provided for a parliamentary system of government. In such a system, the parliament, that is the legislature, has the highest decision making power. देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोवाइड किया इंडिया के लिए? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इस सिस्टम में क्या होता है? जो पार्लियामेंट होता है, मतलब द लेजिस्लेचर हैज़ द हाईएस्ट, मतलब जो लेजिस्लेचर होता है उसके पास हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर होता है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो अगर उस पर डिसीजन लेना रहता है तो वो कौन ले सकता है? लेजिस्लेचर ले सकता है। इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूड्स है? देखिए प्रेसिडेंट, लोकसभा और द हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है। और पार्लियामेंट में क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा में क्या होता है? डिस्कशंस होते हैं। कोई भी अगर लॉज बनाने होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स पे डिसीजन लेने रहते हैं तो वहाँ पे डिस्कशन होता है, डिबेट्स होता है और फिर बाद में जाके उसके ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं। और पार्लियामेंट में जो लोग भी जाते हैं, जैसे राज्यसभा और लोकसभा में कौन जाते हैं? जिन्हें हम चुन करके भेजते हैं, है ना। हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है? इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शंस होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं? जो भी लीडर हमें पसंद रहता है, मतलब जो हमारे लिए अच्छे काम कर सकता है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा काम करेगा, फिर हम उसे ही चूज करते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो लीडर्स होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं? राज्यसभा और लोकसभा में जाते हैं और हमारे लिए वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। तो ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड इन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्रिएट किया है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी मतलब क्या होता है? न्यायपालिका। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया ना, तो ये क्या है? न्यायपालिका है जहाँ पे न्याय किया जाता है। ठीक है। तो कोई भी अगर डिस्प्यूट्स है जिसे म्यूचुअली सॉल्व नहीं किया जा सकता, वो कहाँ पर जाता है? कोर्ट में जाता है, जुडिशरी में जाता है, जहाँ पर जो गलत होता है, जैसे किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको सजा दी जाती है और जिसने कुछ भी गलत नहीं किया उसको बरी कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसको छोड़ दिया जाता है। और जो हमारी जुडिशरी है ये ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट रह सके, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे प्रोविजंस दिए हुए हैं, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो जुडिशरी में जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करती। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एंड इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव द जजेस फ्रॉम देयर ऑफिस। और किसी भी जजेस को इतना ईजी नहीं होता है रिमूव करना। ठीक है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंगल सिटीजनशिप। तो ये क्या होता है? देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड अ सिंगल सिटीजनशिप टू ऑल इंडियंस, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। देखिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्होंने हर एक नागरिक को क्या दिया है? सिटीजनशिप दिया है। जैसे हम आप हो गए, ठीक है, तो हमें क्या मिला हुआ है? इंडियन सिटीजनशिप। मतलब हम इंडिया के नागरिक हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है। तो ये होता है सिंगल सिटीजनशिप। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या है? देखिए देयर कम्स अप अ नीड टू मेक चेंजेस और अमेंडमेंट्स इन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। देखिए क्या होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस है कभी कभी उन्हें चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? जो सर्कमस्टेंसेस है इसमें चेंजेस होते हैं, इसलिए जो हमारे प्रोविजंस है उनमें भी चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये चेंजेस हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है जिसे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। और ये जो प्रोसीजर है ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है। ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट हो तो वो डायरेक्टली किसी भी लॉ में, किसी भी प्रोविज़न में चेंजेस नहीं कर सकती, उसको प्रॉपरली उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है इलेक्शन कमीशन। तो ये क्या होता है? देखिए आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा या फिर आपने न्यूज़ पर देखा होगा। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन होता क्या है? देखिए हम सभी को पता है हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? वोट्स होते हैं, मतलब हम अपनी सरकार को खुद चुनते हैं। तो ये जो इलेक्शन है ये अच्छे से हो सके, लोग अपने मन से अपने लीडर्स चुन सके, इसलिए इलेक्शन कमीशन को बनाया गया। इलेक्शन कमीशन क्या करती है? जो इलेक्शंस होते हैं ना उनको कंडक्ट करती है। वैसे कोई भी सरकार इलेक्शन करवा सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है? डर रहता है कि लोग अपनी मर्जी से किसी को भी वोट नहीं दे सकते, वहाँ पर सरकार का दबाव रहता है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाते हैं तब वहाँ पर जो नागरिक होते हैं वो
अपने मन से किसी भी लीडर को चूज कर सकते हैं, मतलब वो अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है। तो यहाँ पर हमने कई सारे फीचर्स पढ़े, अभी कई सारे फीचर्स बाकी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स भी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर ही है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने लेसन नंबर 3 कंप्लीट किया। थैंक यू।